हेलो 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 हेलो। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बोरासी और कैसे हो सभी भाई? जल्दी से बता दो एक बार चैट सेक्शन में कैसा चल रहा है सब। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। हेलो सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो अगर मेरी आवाज तुम तक अच्छे से पहुंच रही है, मैं तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा हूं, तो तुम्हें पता है चैट सेक्शन में क्या लिखना है हमको? ATP, है ना? लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। ठीक है। हा, यहाँ पर चैट चल रही है ना, तो यहाँ पर देख रहा हूँ। ठीक है, आज चश्मा भी मैंने भूल गया। ठीक है, आय हाय हाय हाय। तो भाई फाइन सर, मस्त सर, गुड इवनिंग, हरिओम, धर्मेंद्र, प्रिंस, ऑल ऑफ यू बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल, हाउ इज द जोश? बेसिकली आज ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये जो चैप्टर है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक, इस चैप्टर को आज हम क्या करने वाले हैं? खत्म करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? खत्म करने वाले हैं। बड़ा ही प्यारा सा ये लेक्चर होने वाला है। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा तुम लोग ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही शानदार से ये लेक्चर होने वाला है, बहुत बढ़िया। ATP ATP ATP, हाय 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 हाय, क्या हाल चाल, क्या हाल भाई, क्या हाल क्या हाल, बहुत बढ़िया। तो यार आज की अगर मैं कहानी बताऊं तो हो सकता है ये लास्ट लेक्चर हो, है ना? हो सकता है ये लास्ट लेक्चर हो, शायद लास्ट डांस हो, जो तुम लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको शिद्दत के साथ करेंगे यार, है ना? कई सारे, मैंने बोला ना कि अगर हम किसी सफर को शुरू करते तो एक ना एक समय ऐसा आता है कि उस सफर को हम खत्म करने बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन वो जो सफर होता है ना, उस सफर की शुरुआत या सफर का अंत इतना खूबसूरत नहीं होता, उतना खूबसूरत होता है उसका रास्ता, है ना? जिस सफर से हम निकले हैं, जहां पर हम थे, आज जहां हम पहुंचे हैं, वो बहुत ज्यादा तारीफ करने वाली योग्य बातें हैं। और उसी के कारण बेटा आज ये समय तो आना ही था। तो यार नाराज होने की या फिर दुखी होने की कोई बात नहीं है ना? ठीक है, दुखी होने की कोई बात नहीं है। चलो बिना देरी करे अपन शुरू करते हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। हाँ, तो यार आज हम मिल रहे हैं और बेसिकली आज हम बात करेंगे साबुन एवं अपमार्जक की। किसकी बात करेंगे? साबुन एवं अपमार्जक की, मतलब सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में अपन क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में अपन क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं, है ना? सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में अपन क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सोप क्या होता है, मतलब साबुन क्या हुआ करती है, डिटर्जेंट्स क्या हुआ करते हैं, इनके बारे में अपन क्या करेंगे? अब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भाई एकदम यार मजेदार। ओए होए होए होए, आय हाय हाय हाय, सर जी ये, सर जी वो, ओहो, तो टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। चलो बहुत बढ़िया तरीके से शुरू करते हैं। चलो अब मेरे को चैट्स को ऑफ करना पड़ेगा भाई, है ना? और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बढ़िया प्यारे तरीके से, है ना? तो अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, है ना, इस चैप्टर में ये टॉपिक जो है, इससे क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ सकते हैं, है ना? हाँ भाई, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। चल बहुत शानदार, है ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलो भाई करते हैं। तो यार एक जो होता है, और अगला जो टॉपिक है वो हम कवर करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न। क्या करने वाले हैं? अभ्यास प्रश्न कवर करने वाले हैं। चल बहुत बढ़िया, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो यार बेसिकली साबुन क्या होती है, सोप क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो सोप क्या होता है, बेसिकली वसीय लवण हुआ करते हैं। वसीय लवण मतलब हमारे पास एक कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की हम किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करवा दें तो वहां पर एक लवण का निर्माण होता है, जिसको हम बोला करते हैं एक तरीके से बोल सकते हैं वसीय लवण। क्या बोल सकते हैं? वसीय लवण। इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना? मैं एक बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं। मान लो मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका नाम है C17H35COOH। तो यार लंबी श्रृंखला वाला, मतलब देखो 17 कार्बन की श्रृंखला है और COOH लगा हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसकी अगर मैं अभिक्रिया करवा दूं NaOH के साथ, किसके साथ? NaOH के साथ। ठीक है, ये तो बच्चों वाली चीज कहानी हो गई, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें मतलब लाइक प्रिपरेशन करवाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना? ये मेरे पास है, इसकी मैं अभिक्रिया करवा दूं ना, इसकी मैं अभिक्रिया करवा दूं किसके साथ? मेरे पास क्या था, है ना? मेरे पास क्या था भाई? हाँ, मेरे पास ये C17H35COOH। इसकी अभिक्रिया करवा दूं तो तुम लोगों को पता है भैया ये क्षार है, ये अम्ल है, इससे H+ मिलेगा, इससे OH मिलेगा, इससे H+ मिलेगा और इससे क्या मिलेगा? OH मिलेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? C17H35COONA और प्लस में क्या निकल जाएगा भैया?
H2O निकल जाएगा, प्लस में H2O निकल जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया ये कार्बोक्सिलिक अम्ल था, और वो भी कैसा अम्ल था, उच्च कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल था। कौन सा था, उच्च श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल। और हम ये बोल सकते हैं कि उच्च कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये सोडियम लवण है। क्या है, सोडियम लवण है। तो बेसिकली साबुन सबसे पुराना अपमार्जक है एक तरीके से, ठीक है। ये दीर्घ श्रृंखला युक्त मतलब लंबी लंबी कार्बन श्रृंखला वाले, लगभग कितने कार्बन, 12 से 18 कार्बन परमाणु वसा अम्लों, जैसे स्टीयरिक अम्ल है ना, पामेटिक अम्ल है ना, ऑलिक अम्ल, इनके अंदर क्या होता है भैया, ये कॉमन नेम है, और इनके अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, काफी ज्यादा अधिक होती है। काफी ज्यादा क्या होती है बेटा, अधिक हमें देखने को मिल जाती है ना। इनके क्या होते हैं भैया, या तो सोडियम ले लो लवण, या पोटेशियम लवण तुम ले लो, ठीक है, होते हैं। इन्हें वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाया जाता है। इस क्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो बेसिकली अगर तुम लोगों को यह अभिक्रिया याद हो जाए, है ना, यह अभिक्रिया याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है ना। यह अभिक्रिया अगर याद हो गई तो बहुत बढ़िया बात है ना, मतलब लाइक ये इजी है ना। इससे टफ वाली अभिक्रिया क्या है, जो साबुनीकरण अभिक्रिया एग्जैक्ट हुआ करती है, वो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं। तो बेसिकली साबुन क्या है, दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिल अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को हम क्या बोला करते हैं, हम इन्हें बोला करते हैं क्या, साबुनीकरण अभिक्रिया, है ना, या फिर साबुन बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं, साबुन बोला करते हैं। चलो ध्यान से सुनो, मान लो बेटा कुछ ऐसे होते हैं जिनको अपन एस्टर बोला करते हैं। एस्टर क्या होता है मैं तुम लोगों को बताता हूं, एस्टर से भी इनको बना सकते हो। एस्टर क्या होता है, मान लो मेरे पास है C डबल बॉन्ड O, यहां पर मैं ले रहा हूं C17H35, और यहां पर मैंने क्या लिया है, यहां पर मैंने लिया है CH2, फिर यहां CH, यहां CH2, और इन सभी से यही कर रहे हैं अपन, C डबल बॉन्ड O C17H35, क्या ले रहा हूं, C17H35, H35, है ना, C डबल बॉन्ड O C17H35। तो यार ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, बेसिकली ये एक बोल सकते हो सोडियम मतलब लाइक इसको तुम बोल सकते हो क्या, स्टीयरेट, है ना, स्टीयरेट बोल सकते हो इसको, तुम क्या बोल सकते हो बेसिकली, है ना, स्टीयरेट बोल सकते हो, है ना, या फिर बोल सकते हो ट्राइग्लिसराइड, है ना। क्या बोलते हैं इसको अपन, ट्राइग्लिसराइड। मैं लिख दे रहा हूं इसमें, इसको हम बोला करते हैं ट्राइग्लिसराइड। अब ये क्या होता है मैं तुम लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनना। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है ना, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाती है, मैं तुम लोगों को बताता हूं। यहां पर क्या है मालूम, ये हमारा कार्बोनिल समूह है एक तरफ, है ना, एक तरफ। अच्छा इसके साथ ओ भी आएगा, है ना, थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, इसके साथ क्या क्या आएगा, ओ भी आएगा भाई, यहां जाएगा ओ, ठीक है, यहां भी ओ आएगा भैया, ऐसा यहां भी क्या आएगा, ओ आएगा। मैं हल्की सी रेजर ले रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल छोटी सी रेजर ले रहा हूं, हाँ, यहाँ CH, यहां पर आएगा O, और ये ऐसा, है ना, यहां पर भी O ही आएगा भैया, यहां पर कैसा होगा, ये O और ये CH2, इस तरीके से ये होगा, है ना, मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। इसमें तुम देखोगे CH3, मतलब ये अपन इसको बोल सकते हैं R, क्या बोल सकते हैं, R, ये हमारा R जैसा दिख रहा है। फिर ये C डबल बॉन्ड O, मतलब इतना तो भाई एक तरीके से एसिटेट या इस टाइप का आयन दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और जो H की जगह पे ये वाला ग्रुप दिया हुआ है, इसको अपन बोला करते हैं एस्टर। ये भी एक तरीके से R बोल सकते हो तुम लोग, ये भी R बोल सकते हो, ये सब R दिया हुआ है, और इस तरफ भी R है, और बीच में क्या है, C डबल O, है ना। तो इसको अपन बोला करते हैं बेसिकली एस्टर्स। क्या बोला करते हैं बेटा, एस्टर बोला करते हैं, ठीक है, क्या बोला करते हैं, एस्टर बोला करते हैं। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना, कैसे, ये R है, ये भी R है, हाँ, ये भी R है, इतना इतना, ये भी R है, समझ रहे हो, और बीच में क्या देखा रखा है, बीच में देखा रखा है COO, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं RCOOR, ये ऐसा ही है ना। R को अपन ऐसा लिख लो, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O R, तो इसको अपन बोला करते हैं एस्टर। एस्टर कैसे बनते हैं कि भैया ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हटाकर R लगा दो किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल में। लेकिन अपने को इतना ज्यादा बेसिकली सोचना नहीं है, इतना ज्यादा हमको सोचना नहीं है, बहुत प्यारी सी चीज है, इसको अपन बोला करते हैं एस्टर।
क्या बोला करते हैं, एस्टर बोला करते हैं, जो अभी अपन ने बनाया था, याद है जब अपन अल्कोहल और किसकी अभिक्रिया करवा रहे थे, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया करवा रहे थे, तब जाकर हमें क्या मिल रहा था, तब हमें देखने को मिल जा रहा था क्या, एस्टर। क्या देखने को मिल जा रहा था, एस्टर। अब बेटा कुछ नहीं करना है ना, ये फॉर्मूले को बस थोड़ा सा याद रखना है ना, ये फॉर्मूले को याद रखना, इतना तो तुम्हें हमेशा याद रहेगा भाई, C17H35 COO। अब इसकी अभिक्रिया करवा दो तुम किसके साथ, अब इसकी अभिक्रिया करवा दो तुम NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ, जो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही बेटा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो यहां पर निर्माण होता है किसका, है ना, यहां पर हमें निर्माण होता है, देखने को मिल जाता है, निर्माण देखने को मिल जाता है किसका भैया, वो निर्माण हमें देखने को मिल जाता है। देखो ध्यान से, अब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव है, Na के ऊपर क्या है भैया, पॉजिटिव, और OH के ऊपर क्या है, नेगेटिव। Na के ऊपर क्या है भैया, पॉजिटिव, और OH के ऊपर क्या है, नेगेटिव। ये रफ वर्क बना रहा हूं, इसको तुम्हें नोट करना है ना, मतलब लाइक पर एग्जाम में मत लिख कराना। तो ये देखो यहां पर क्या होगा, इस O के ऊपर क्या है भैया, नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव। इस O के ऊपर क्या है, नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव। इस O के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, ये OH वाला जो है वो इस पॉजिटिव के पास जा जाकर बैठ जाएगा भाई, इसके पास आ जाएगा एक, है ना, एक O इसके पास आ जाएगा, किसके पास, ये वाले के पास, इस तरीके से। और जो Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव बेटा किसके पास जा रहा है, मालूम, Na पॉजिटिव जाएगा इस O के पास। Na पॉजिटिव कहां जाएगा, इस O के पास, है ना, Na पॉजिटिव कहां जाएगा, इस O के पास, है ना। कुछ इस तरीके की कहानी हो जाएगी, कुछ इस तरीके की कहानी हो जाएगी, है ना, जो मैंने तुम लोगों को अभी बताने का प्रयास करा। तो देखो हो क्या जाएगा भैया, हो जाएगा C17H35, C17H35, फिर आ जाएगा C, फिर C के साथ क्या है, O, फिर एक और O, और इसके पास क्या आ चुका है, Na आ चुका है। क्या आ चुका है, Na आ चुका है। इन सभी के पास Na आ चुका है, इन सभी के पास क्या क्या आ चुका है, Na आ चुका है। इस वाले के पास Na, इस वाले के पास Na, इस वाले के पास Na। तो ऐसे 3 यूनिट बन जाएगी, है ना। इसको अपन बोला करते हैं सोडियम स्टीयरेट। क्या बोला करते हैं, सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट। और तुम देखोगे बचा कुचा क्या है भैया, एक है सर CH2, फिर है CH, फिर है CH2, है ना। इन सभी के पास एक एक OH आ चुका है सर, सभी के पास क्या आ चुका है, एक OH आ चुका है। इसको हम बोला करते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोला करते हैं, ग्लिसरॉल। ये आ जाता है ग्लिसरॉल। क्या करा था, एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे, सब फिर से समझने का प्रयास करेंगे। हम लोगों को क्या लिखना था, ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मूला लिखना था। किसका लिखना था, ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मूला लिखना था। अगर तुम लोगों को ये पता है, बेसिकली ये है कैसे, ये बना कैसे पता है तुम्हें, ये है C17 ऐसा है, फिर क्या है H35, ठीक है, ये R है, फिर से C डबल बॉन्ड O जुड़ा है, और इस O के साथ हमारा Na आकर जुड़ गया है। क्या जुड़ा है, Na आकर जुड़ गया है, बस Na पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा साबुन हो गया। क्या हो गया, यही हमारा क्या हो गया भैया, साबुन हो गया। यही क्या हो गया, साबुन हो गया। तो इसको इतना ही थोड़ा सा ध्यान रखना था। अगर ये स्ट्रक्चर पता है तो दोनों तरफ अपन ने ये बना दिए, और इसके साथ CH2 CH और CH2 ऐड कर दिया, बस खत्म। क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब मुझे पता है ये बच्चा बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होता है, पर मैं तुम लोगों की समझने के लिए तैयार हूं। और इसी को हम बोलते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोला करते हैं साबुनीकरण, साबुनीकरण अभिक्रिया। बेसिकली इतना डीप में तुम लोगों से कोई नहीं पूछता, लेकिन मैं करवाता हूं। क्यों, क्योंकि हमें ज्यादा पढ़ना है, हमें ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, बहुत शानदार। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यार ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है तुमको, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक बार मैं चैट्स को ऑन करूंगा और फिर बात करेंगे हम तुम लोगों से। चल तो भाई चैट्स को ऑन कर देते हैं और फिर देखते हैं तुम लोगों का क्या आ रहा है भाई। ओहो, चमका चमका चमका। क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। बस इतनी सी चीज पता करनी है, अभी और भी अच्छे से होगा। डेली पढ़ोगे ना तो आराम से हो जाएगा, डेली पढ़ोगे तो और आराम से हो जाएगा। बहुत शानदार किए हैं हम, हाँ बहुत बढ़िया। तो यार एक बार फिर से तुम क्या कर दो, थम्स अप कर दो। मुझे मजा आ जाए कि क्लास में तुम्हें मजा आ रहा है बहुत।
एक बार थम्स अप कर दो तो मुझे मजा आ जाए। करो भाई थम्स अप, करो भाई थम्स अप। लव यू बेटा, लव यू, लव यू। लव यू बेटा। रिपीट करते हैं, ठीक है बेटा, रिपीट कर देंगे एक बार। इसको मैंने बोला ट्राइग्लिसराइड, है ना, जो एक एस्टर होता है। ये आर हो गया, फिर सी डबल बॉन्ड ओ और ये आर, इतना वाला आर ही है, मतलब दोनों तरफ कार्बन श्रृंखला है बीच में सी ओ ग्रुप है, तो इसको अपन एस्टर बोलते हैं। सिर्फ सीओ होता है तो कीटोन बोलते हैं, याद है ना। यहाँ COO ग्रुप है। 82.81%, मैं बताऊं इसको 50% भी समझ पाते तो बहुत बड़ी बात। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे, टेंशन मत लो, है ना, फिर से रिपीट करेंगे, फिर से प्रयास करने का, मतलब सोचने का प्रयास करते हैं। ध्यान से सुनो तुम, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूं। मैं ऐसे लिख रहा हूं C17 H35 COO, है ना, ये O है, इसके साथ बेटा H लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। COOH तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन मैंने इसकी जगह पर लगा दी कार्बन श्रृंखला। क्या लगा दी, कार्बन श्रृंखला, जो बन गई भैया CH2। क्या बन गई, CH2। यहां पर मैंने एक और ले लिया C17 H35 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या O, और फिर इसके साथ लगा दिया मैंने CH। इसके साथ CH ही क्यों आया भैया, है ना, क्या आया, क्योंकि भैया इसके नीचे भी एक कार्बन जुड़ना है ना, इसीलिए, है ना, बैलेंस ही पूरी होना चाहिए। यहां आ जाएगा CH2, फिर यहां आएगा क्या O, फिर यहां आएगा C डबल बॉन्ड, और फिर यहां आ जाएगा C17 H35 C17 H35, खत्म। अब क्या करा मैंने, कुछ थोड़ी करा, इसको मैंने बोला ये तो पूरा साबुन ही दिख रहा है ना मेरे को, इतना इतना तो पूरा साबुन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, बस इसके साथ CH2 CH CH2 जोड़ दिया मैंने, इतना तो पूरा साबुन ही दिख रहा है, बस इसकी जगह पे Na ही तो लगाना है। क्या लगाना है, Na ही तो लगाना है। तो मैंने ले आया NaOH, क्या ले आया, NaOH। Na पे प्लस होता है, OH पर माइनस होता है, तो हमने इसमें भी बांट दिया भैया। OQ पर तुम्हें पता ही है कौन सा कलर, कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो जब बंटवारा हुआ तो भाई Na किस तरफ गया, Na पॉजिटिव किस तरफ गया भैया, इनका जब बंटवारा हुआ तो Na पॉजिटिव इस तरफ आया, है ना, और जब इनमें बंटवारा हुआ तो OH नेगेटिव इस तरफ आया, है ना, OH नेगेटिव इस तरफ आया, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, खत्म। ठीक है, तो जब हमने ये करा, ये क्या करा, ये करा, तो बन गया भैया, क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये कि ट्राइग्लिसराइड था, अब बन गया C17 H35 COO Na, यही है C17 H35 COO Na, ये Na आके जुड़ गया। ऐसी कितनी यूनिट बनी बेटा, 3, क्योंकि 3 NaOH लेना पड़ेंगे हमें, कितने लेने पड़ेंगे, 3, क्योंकि 3 O थे। फिर क्या हो जाएगा, फिर बच जाएगा CH2, बहुत बढ़िया, इसके साथ एक OH आ जाएगा सर जी, फिर नीचे आएगा CH, बहुत बढ़िया, इसके साथ एक OH आ जाएगा सर जी, और आ जाएगा फिर CH2, आ जाएगा OH, खत्म। फिर क्या आ जाएगा, खत्म कहानी, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड बेटा रुकना है ना, बहुत शानदार, ये सर 81695, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यार यही चीज थी, इसको अपन बोलते हैं स्टीयरिक, या फिर बोल सकते हैं स्टीयरिक अम्ल का सोडियम लवण, या फिर सोडियम स्टीयरेट, क्या बोल सकते हो, सोडियम स्टीयरेट, क्या बात है, बहुत बढ़िया, चलो बहुत शानदार। हाँ इसमें से कोई भी लगा दो सर, ये यूपी बोर्ड लगा दो, नीचे वाला, ये वाला, हाँ यूपी बिहार कोई भी लगा दो, सेम जाती है क्लास, डन। हाँ भाई अब मैं अपने आप को दिख रहा हूँ ठीक है, नहीं तो अभी तक तो तुम लोगों के चैट से पढ़ रहा था, है ना। चलो यही कहानी थी भैया। अब एक बार पोल में बता दो भाई, थम्स अप कर दो अगर एनर्जी बिल्कुल हाई है और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई है तो, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यार चैट्स नहीं चल रही तुम्हारी, कुछ कर दिया क्या मैंने, आ गई आ गई आ गई।
क्लियर सर, क्लियर सर, हम थम्स अप कर रहे हैं, यूपी से। यार उत्तर प्रदेश से बहुत बच्चे हैं यार, आऊंगा मैं ना तुम लोगों के एग्जाम्स के बाद, मिलने तुम लोगों से आऊंगा। रीसेंट आउट, ओके, करते हैं रीसेंट आउट, देख लेते हैं भैया। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण होगा मेरे बिहारियों, सबका होगा, टेंशन मत लो। 83.9%, ठीक है बेटा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था लेकिन पता होना चाहिए। क्या है भैया, ये वाला पोर्शन हो जाता है हमारा आर, ये हो जाता है फिर आर, ठीक है, और बीच में सी डबल ओ, है ना, तो ये बेसिकली एस्टर हुआ करते हैं, है ना, थोड़ी कॉम्प्लेक्स संरचना है इसलिए, लेकिन फॉर्मूला तुम्हें कैसे पता होना चाहिए, मतलब ये फॉर्मूला है, तो अगर वो टफ लग रहा है तो ये इजी है, ये वाली अभिक्रिया लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा एक बात और, है ना, अब एक बात और बहुत बढ़िया, है ना, एक बात और बहुत शानदार, है ना, इसको 10 बार सीखना बेटा, है ना, बहुत शानदार, लिख लिख के देखोगे ना अपने आप आ जाएगा। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन श्रृंखला जो है, कार्बन श्रृंखला के हर कार्बन जो है, मान लो ये कार्बन हो गया एक, ये कार्बन हो गया 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है, 2 2 4 2 6 और 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और 17 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन, डबल बॉन्ड ओ एन ए। तो बेटा पता है, जैसे कि तुम लोगों ने एक चीज सीखी है, सर हमने तो कुछ नहीं सीखा, हमने तो बैकलॉग करना सीखा है। पता मैंने आज एक मतलब लाइक बच्चों को बता भी दिया था कि आज वो भी बच्चे आ जाना जिनका बैकलॉग नहीं क्लियर है ना, क्योंकि लास्ट क्लास थी, तो मैंने तुम लोगों से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो हो भी सकता है Na के ऊपर पॉजिटिव और O के ऊपर क्या है, नेगेटिव, है ना, तो पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो सारी चीजें बहुत क्लियर होगी ना, इसीलिए, है ना। तो अभी मैं पोल करवा दूंगा तो ऐसे बता देंगे कि 70-80% तो बच्चे ऐसे होंगे जिनका बैकलॉग क्लियर होगा, बाकी होगा ही नहीं। तो ये जो है ना बेटा, O के ऊपर नेगेटिव, Na के ऊपर पॉजिटिव, और ये जो हर पॉइंट है, मतलब ये एक कार्बन, 2 कार्बन, है ना, ये एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, है ना, 17 कार्बन और इसके साथ सी डबल ओ एन ए। ये जो है ना, इतना जो पोर्शन तुम्हें देखने को मिलता है, कितना बेटा, इतना, कितना, इतना, चलो मैं बताता हूं, यहां से लेकर यहां तक जो है, ये बेसिकली दीर्घ कार्बन श्रृंखला है, दीर्घ कार्बन श्रृंखला है। और बताओ इनके बीच में जो बंध है वो कार्बन कार्बन के बीच में बंध है, तो इसको तुम बोल सकते हो क्या, ये बेसिकली सहसंयोजी वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, सहसंयोजी पार्ट, सहसंयोजी सिरा, मतलब कोवेलेंट वाला पार्ट है। और जितने भी कोवेलेंट यौगिक होते हैं, जितने भी सहसंयोजी यौगिक होते हैं, जितने भी कार्बन श्रृंखला, मतलब जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो पानी में अविलय टाइप होते हैं, या फिर तुम बोल सकते हो ये जल विरागी होते हैं, मतलब ये जल में घुलते नहीं है, ये जल विरागी सिरा होता है। कौन सा सिरा होता है, जल विरागी सिरा, जिसको हम पूंछ भी कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं, पूंछ कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं, पूंछ। तो साबुन के अंदर जो दीर्घ कार्बन श्रृंखला होती है उसको पूंछ कहा करते हैं, और बेसिकली ये जल विरागी सिरा हुआ करता है। क्या हुआ करता है, जल विरागी सिरा हुआ करता है। और दूसरी ओर हम बात कर लें, अगर ये वाला जो पोर्शन है, इसमें तुम देखोगे ये एक आयनिक सिरा है। कैसा सिरा है भैया, आयनिक सिरा है। आयनिक सिरा का मतलब बेसिकली सर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, आयनिक सिरा है, इसके बारे में हम ये बोल सकते हैं कि ये जल में घुलेगा, क्योंकि आयनिक यौगिक जल में घुलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जल रागी सिरा। क्यों, क्योंकि ये जल में घुलने वाला सिरा है, जल रागी सिरा है। ये जल से क्या होता है, बेसिकली अट्रैक्ट होता है, जल रागी सिरा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आयनों का निर्माण हो रहा है। तो जब इसको पानी में डालेंगे ना, तो पूंछ ये कहेगी कि मुझे बाहर जाना है, और ये वाला जो सिरा कहेगा कि मुझे घुलना है, मुझे घुलना है। ये चीज जो पता होना चाहिए, ये साबुन की संरचना हो गई। ये कहानी तुम लोगों को पता होना चाहिए कि 17 कार्बन लगे हुए हैं ऐसे, और इसके साथ COONA लगा है। जो पूंछ है उसको पूंछ कहा जाता है, वो जल विरागी होती है। और जो हमारी जो आयनिक सिरा है वो क्या होता है, जल रागी होता है। क्या होता है, जल रागी होता है।
क्या बात क्या बात क्या बात। ठीक है, तो एक बार डाउट देख लेते हैं, रिसेंट डाउट। सर जलविरागी क्या होता है? जो जल से अट्रैक्ट नहीं होता बेटा। सर मेरा सपना है कि मैं आपसे बात करूं। बिल्कुल पीयूष, करेंगे, आज बात करेंगे, आज तो यही होगा। सर फिटकरी बनाने की प्रक्रिया कैसे होती है? बेटा अभी सिलेबस में है नहीं, समझ नहीं आया सर, रिपीट करा था बेटा अभी। सर साबुनीकरण की परिभाषा को रिपीट कर दीजिए। साबुनीकरण बेसिकली क्या होता है? साबुन सबसे पुराना बेसिकली एक तरीके से डिटर्जेंट अपमार्जक है। ये दीर्घ श्रृंखला वाले जो यौगिक होते हैं, है ना, जो क्या होते हैं 12 से 18 कार्बन परमाणु वाले वसा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक अम्ल भूल भी जाओ कोई टेंशन की बात नहीं, एक आध याद रख लेना। ठीक है, हाँ, इसलिए मैंने 3-4 अम्ल लिख लिए। सर चैप्टर रिवाइज नहीं होगा बेटा, बिल्कुल रिवीजन होगा। सर मेरे कॉल कीजिएगा प्लीज। ओके अभिषेक, कल मेरे साइंस का एग्जाम है, आई होप मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू सो मच अनामिका। लेकिन एक बात याद रखना, अभी सैंपल पेपर यूपी बोर्ड ने रिलीज करा है, तुम लोग उड़ान के नोट्स उठा के देख लो और सैंपल पेपर को उठा के देख लो, तुम्हें सैंपल पेपर बहुत आसान लगेगा, है ना, बहुत ही आसान लगेगा। तो यार क्या ही बोलूं मैं, और क्या बोलूंगा, है ना, अपने अपने सैंपल पेपर उठा के देखो, तुम लोग देखोगे कि सब कुछ आसान है। सर अल्कोहल घर पर बना सकते हैं क्या? किन्वन करना है बेटा? ए भगवान बेटा, वो ऐसा एक यौगिक है ना, वो ऐसा यौगिक है जिनमें से अपन कुछ भी कर सकते हैं ना, मतलब लाइक उससे बना रहे हैं अपन। फिर से एक बार कर लिया बेटा, चल बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम किसकी, है ना, हमारे ये तो भाई बेसिकली उच्च कार्बन श्रृंखला वाले सोडियम या पोटेशियम लवण थे। अब हम बात करते हैं अपमार्जक की। किसकी बात करते हैं? अपमार्जक की। तो अपमार्जक एक अम्ल होता है जिसका नाम है सल्फोनिक अम्ल। क्या होता है? सल्फोनिक अम्ल। अब सल्फोनिक अम्ल क्या होता है भैया? SO3H। अब इसके साथ कोई कार्बन श्रृंखला जोड़ दो, ये जहां पर देखने को मिल जाए ये होता है हमारा सल्फोनिक अम्ल। और इसकी जगह पर मैं लिख दूं SO3Na, तो यह हो जाएगा सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण। ये सल्फोनिक अम्ल था, इस H को अपन ने हटा दिया, तो हम बोल देंगे कि सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण ये है। तो ऐसे अपमार्जक क्या होते हैं? साबुन के समान ही होते हैं, परंतु ये कठोर तथा मृदु जल दोनों प्रकार के जल में कार्य करते हैं, जबकि साबुन में नहीं होता ऐसा। ठीक है, अतः अपमार्जक को सफाई के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। और एक बात याद रखना, है ना, ये क्या होते हैं? अपमार्जक जो होते हैं वो सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल, कौन सा बोल रहा हूं मैं? सल्फोनिक अम्ल, या लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। तो अपमार्जक के बारे में याद रखना, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं होते बेसिकली, ये क्या होते हैं? बेसिकली अमोनियम लवण हुआ करते हैं, लेकिन उच्च कार्बन श्रृंखला वाले। ठीक है, या फिर सल्फोनिक अम्ल के लवण हुआ करते हैं। ठीक है, जो संश्लेषित अपमार्जक होते हैं, मतलब जिनको अपन घर में बनाया करते हैं ना, मतलब लाइक मानव द्वारा निर्मित है। ठीक है, अपमार्जकों के द्वारा जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि वे जीवाणुओं द्वारा इनका आसानी से विघटन नहीं हो पाता। तो भैया जितना ज्यादा फायदेमंद है डिटर्जेंट, उतना ही ज्यादा नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि इनका अपघटन जीवाणुओं द्वारा संभव नहीं हो पाता। कुछ ऐसे संश्लेषित हुआ करते हैं, क्या करते हैं? कुछ ऐसे संश्लेषित हुआ करते हैं। तो चलो भाई, अब बेसिकली इसमें से हमें याद क्या करना है, क्या ध्यान रखना है, तो मैं तुम्हें एक एनिमेशन बताता हूं, बस उतनी चीज याद रखना है। एक वो साबुनीकरण अभिक्रिया, और देख लो साबुन और अपमार्जक में सीधा सीधा अंतर क्या है। पहली चीज मैंने क्या करा, पहली बात तो साबुन जो होता है वो सिर्फ मृदु जल, मतलब जो हमारा मृदु मतलब लाइक जो कठोर जल नहीं होता, मृदु जल होता है, सॉफ्ट जल होता है, उसमें ही ये अभी मतलब झाग उत्पन्न करता है। ठीक है, हमारा अपमार्जक दोनों में कर लेता है, मृदु और कठोर जल में। तो साबुन लिया भैया, अब साबुन और अपमार्जक, इसमें अपन अपमार्जक डालेंगे। देखो तो हमारे पास दो नमूने हैं, एक्स है और वाई है। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर अपमार्जक डाला तो क्या होगा? यहां पर झाग उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? झाग उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सब मैंने डाला क्या साबुन, झाग उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि ये दोनों कठोर जल के नमूने हैं। तो इसमें झाग क्यों हो गई? क्योंकि अपमार्जक किसी में भी झाग को क्या कर देता है, बेसिकली किसी भी जल प्रकार के जल में क्या कर देता है, हमारे झाग उत्पन्न कर देता है। चलो यहां पर दिखाते हैं। तो हमने क्या करा भैया, अपमार्जक जो होते हैं वो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले, है ना, बोल सकते हो तुम सल्फोनिक लवण होते हैं, या लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण हुआ करते हैं। कठोर जल के दो नमूने लिए गए भैया। एक में हमने देखा भैया कि झाग उत्पन्न नहीं हुई क्योंकि उसमें हमने साबुन डाला था, और वाई में बन गया क्योंकि उसमें हमने क्या डाला था? अपमार्जक डाला था। क्या डाला था? अपमार्जक डाला था। तो बेसिकली है ना, यही कहानी मैंने बताई कि एक्स में मेल क्यों बना था, क्योंकि साबुन कठोर जल में
झाग उत्पन्न नहीं करता। तो निष्कर्ष क्या निकला हमारा? निष्कर्ष ये निकला कि अपमार्जक कठोर जल से भी झाग बनाते हैं, जबकि साधारण साबुन बनने के कारण भाई या झाग बनने के कारण मैल बन जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। साबुन के अणु लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण हुआ करते हैं। तो ये चीजें थी। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा साबुन अपमार्जक। तो ये वसी अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं साबुन, और ये क्या होते हैं भैया? सल्फोनिक अम्ल के होते हैं। बहुत बढ़िया। इनमें क्या होता है? COONA देखने को मिल जाता है, और इनके आखिरी में क्या निकालता है? SO3Na, जो सल्फोनिक अम्ल होता है। मैंने बोला ना ढेर सारे कार्यात्मक समूह, सारे मैंने नहीं करवा सकता क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, तो इतनी ही चीज अपने को थोड़े से ध्यान रखना है। ये पूर्णतः जैव अपघटनीय होते हैं भैया, मतलब इतना ज्यादा ये हार्मफुल नहीं है नेचर के लिए, लेकिन ये क्या होते हैं? शाखित हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला युक्त कुछ अभिकर्मक जैव अनपघटनीय होते हैं, मतलब ये तरीके से हमारे एनवायरमेंट है उसको हानि पहुंचा सकते हैं। ये जल में घुलने पर घुलने में समय लेते और ये तुरंत घुल जाते हैं। ये क्या करते हैं भैया? ये सिर्फ मृदु जल में ही झाग उत्पन्न करते हैं, कठोर या मृदु जल दोनों में झाग उत्पन्न करते हैं। ऐसे कई सारे लिख सकते हो, कई सारे लिख सकते हो, है ना। तो यही चीज थी बेटा जिसके बारे में मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कशन करा। बहुत प्यारी कहानी थी, है ना, जो तुम लोगों को बताई। आई होप सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आई होप बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। बहुत बढ़िया। तो यार यहां तक ये अंतर सबको याद हो जाएगा? एक बार थम्स अप कर दो। ये अंतर सबको याद हो जाएगा अच्छे से? ये अंतर सबको याद हो जाएगा? थम्स अप कर दो भैया। ये सबको हो जाएगा याद? क्लियर सर? शबनम परवीन, यस सर, कर दो थम्स अप। बहुत बढ़िया। यही अंतर आएगा बेटा, यही अंतर आएगा। चल बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और डिस्कस करनी थी मुझे तुमसे। 93.69% अब आए ना सारे बच्चे, है ना। तो वो बेटा उसको मैं बता रहा ना, वो 50-60% बच्चों से है ना, 50-60% बोल रहा, 30-40% बच्चों से वो चीज बनती है। तो वो भी 81-82% गए थे ना, वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। ठीक है, तो टेंशन मत लो, है ना, बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम लोग, है ना। सबको टाइम लगता है, उस चीज को भी थोड़ा सा देर देखना और सारी चीजें हो जाएगी। अब देखो, कोई एक चीज होता है मिशेल का निर्माण, है ना। तो मिशेल का निर्माण क्या होता है, मैं एक तरीके से, या फिर साबुन किस तरीके से वर्क करता है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूं। सुनो, मेरे पास ये जो है साबुन की टेल है, क्या है? टेल है। और ये वाला क्या है? ONA, मतलब बेसिकली ये उसका हेड है, सिर है। उसका क्या है भैया? सिर है। और ये क्या है? उसकी पूंछ है। ये जो पूंछ होती है, ये बेसिकली तुम्हें पता है कार्बन श्रृंखला है। और ये जो हेड है ना, वो तुम लोगों को पता है एक आयनिक सिरा है। तो इन दोनों में तुम्हें यह बताना है कि पूंछ किससे अट्रैक्ट होगी। तो पूंछ होगी भैया तेल से, हो गया, है ना, तेल वगैरह से ऐड हो जाएगी, अट्रैक्ट होगी, उसके साथ मिलना चाहिए, और ये पानी में घुलना चाहेगा। तो क्या होता है, मान लो मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद कुछ गंदगी जो होगा, मैंने पसीना हो गया, कुछ तरीके की चीजें हो गई, वो मेरे शर्ट के ऊपर लगा हुआ। अब पसीना है भैया, इसमें क्या लगने लगेगी भैया? धूल मिट्टी वगैरह, सफेद कलर के कपड़े हैं, है ना, धूल मिट्टी वगैरह सब लगने लगी, तो पसीने से जाके अट्रैक्ट हो गई। तो मुझे ये बताओ, उस पसीने से कौन चिपकेगा? ये चिपकेगा या ये चिपकेगा? सिंपल सी चीजें, पूंछ चिपकेगी। तो क्या होता है, इसी से मिशेल का निर्माण होता है। मिशेल में क्या होता है कि भैया मेरे पास क्या होता है, मेरे पास एक तेल की बूंद होती है जो मेरे शर्ट के ऊपर लगी हुई है। तो क्या होता है भैया कि भाई ये वाला जो सिर है, जो सिर है, और ये जो है बेटा, ये क्या है बेटा? पूंछ है। क्या है? पूंछ है। ये सिर है, ये पूंछ है। तो जो इसकी पूंछ होती है, इस तेल को जाकर ऐसे चिपक जाती है, और जो सर है वो किसमें मिलना चाहता है? पानी में घुलना चाहता है। तो मैंने बताया जलरागी सिरा कौन सा होता है भैया? सिर। और जलविलागी सिरा क्या होता है? पूंछ। तो मान लो शर्ट के ऊपर लगा, अब देखो ये गंदगी है, मान लो ये शर्ट है, ये शर्ट के ऊपर ग्रीस या डर्ट है, मतलब बोल सकते हो तेल की बूंद है, तेल वगैरह है, या गंदगी है, तेल या गंदगी। तो इस पर क्या होगा, जैसे ही मैंने मतलब क्या डाला, मैंने सोप डाला, साबुन डाला, तो साबुन जाकर इसके ऊपर जाकर चिपकने लगेगा। कौन सा सिरा चिपकने लगेगा? जल विरागी सिरा, है ना, जल विरागी सिरा जाकर उसके ऊपर चिपक जाएगा। देखो इस पर चिपक रहा है, चिपक रहा है, चिपक रहा है, कुछ इस तरीके से चिपक जाएगा।
और एक समय अब जब चिपक चुका है इस तरीके से जाकर चिपक चुका है, फिर मैं क्या मारूंगा, एक झटका मारूंगा। जैसे ही झटका मारूंगा तो ये इससे अलग हो जाएगा और जल विरागी सिरा से वो जुड़ा हुआ है, तो पूरी गंदगी इस तरीके से इससे बाहर निकल जाती है। और इस संरचना को हम कहा करते हैं मिसेल। क्या बोला करते हैं? मिसेल। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक साबुन का एक अणु है और यहां पर तेल लगा हुआ, तो साबुन का अणु का जो सिर है वो तो पानी में घुलना चाहेगा और जो पूंछ है वो तेल से अट्रैक्ट होगा और तेल पर जाकर चिपका और ऐसे ऐसे करके पूरे के पूरे चारों तरफ से उसने घेर लिया। क्या कर लिया? घेर लिया। और जैसे मैंने झटका मारा ये पूरा के पूरा बाहर चला गया। इस तरीके से ये क्या हो जाता है बेटा? अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। और इसी को हम बोला करते हैं क्या? मिसेल। क्या बोला करते हैं? मिसेल। तो ये मिसेल का निर्माण है, मिसेल की संरचना है, कुछ इस तरीके से दिखा करती है ना? क्या कार्य करती है? कुछ इस तरीके से दिखा करती है, जो तुम लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो यार क्लियर, एक बार चैट सेक्शन में एटीपी लिख दो तो मुझे मजा आ जाए। लिख दो भाई, मजा आ जाए। ओए होए 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 होए, पोल पोल ला रहे हैं बेटा। एवरीथिंग इज क्लियर, थैंक यू सो मच बेटा। एटीपी एटीपी एटीपी, डाउट देख लेते। चल अबे तिवारी 6210, सर यूट्यूब पर इस चैप्टर का वन शॉट कब? बेटा योद्धा सीरीज का वो देख लेना, शेड्यूल ना, हर गुरुवार होनी है, ठीक है। हाँ, कठोर और मधुर जल क्या होता है? कठोर जल में क्या होता है बेटा? ज्यादातर बहुत ज्यादा जैसे कि चट्टान वगैरह के कारण है ना, कई सारे सोडियम लवण हुआ करते, पोटेशियम लवण हुआ करते, कई सारे हुआ करते। चलो सर, क्या हम अपमार्जक का उपयोग घर में भी कर सकते हैं क्या? बेसिकली बेटा बहुत ज्यादा लाइक बोलते हैं ना, डिटर्जेंट्स तो कितनी जगह यूज कर रहे हो तुम। सर अपमार्जक को कैसे बनाते हैं? ठीक है, वो इतना ज्यादा अपने सिलेबस में नहीं, लेकिन बेटा सिंपल सी चीज है ना, वो सल्फोनिक लवण होते हैं, सल्फोनिक अम्ल के बारे में पढ़ते तो वो सारी चीजें पढ़ सकते थे। सर रिवीजन लाइव होगा? रिकॉर्डेड जहां तक मैंने सुनने में आया, देखेंगे लाइव हो रहा है तो लाइव। सर मेरा गांव में गुड़ से अल्कोहल बनाते हैं। हाँ बेटा, शक्कर चाहिए एक तरीके से, है ना, ग्लूकोज का किण्वन कर दो, सीधी बात। सर आप जो आपकी लास्ट क्लास है क्या बेटा? इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अरे क्या हो रहा है यार? चलो बहुत बढ़िया, चलो हटाते हैं। थैंक्स सर, थैंक यू बेटा। इंग्लिश की क्लास सर, चैप्टर रिवाइज, मिस यू बेटा। सोप सबसे, सर पूरा चैप्टर रिपीट कर दो प्लीज। अरे बेटा बिल्कुल करेंगे, अभी रहेंगे ना जब, है ना। योद्धा सीरीज कर लेना बेटा, जिनका पूरा की पूरा बैकलॉग है ना, जिनका बैकलॉग है ढेर सारा, वो पूरा की पूरा योद्धा सीरीज करना। यू एवरीथिंग इज क्लियर 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 क्लियर, थैंक यू सो मच बेटा। मेरा नाम बेटा कहीं पर भी डाल देना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तुम बोल रहे हो बैच खत्म होने के बाद, कहाँ? गूगल पे लिख देना, अपने आप मिल जाऊंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पहला आता है। अब क्वेश्चन शुरुआत करने वाले हैं, मतलब हम अभ्यास प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। तो बात करने वाले हैं हम हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, मतलब हाइड्रोजनीकरण क्या होता है और इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, मतलब इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या देखने को मिल जाता है, वो हम लोगों से इस क्वेश्चन में पूछा। चलो देखते हैं। तो भैया हाइड्रोजन का आयनीकरण क्या होता था? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन से योग करके संतृप्त यौगिक बनाते हैं। यह प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया को तेल से घी बनाने में उपयोग किया जाता है। बेसिकली ये वही अभिक्रिया है, याद करो, जो मेरे पास मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी अभिक्रिया मैंने हाइड्रोजन से करवा दी, इसी को अपन ने संकलन अभिक्रिया कहा था। क्या कहा था? संकलन अभिक्रिया कहा था, है ना। मैंने यहां तो निकिल पैलेडियम ले लूं, क्या ले लो भैया? निकिल ले लो या फिर पैलेडियम ले लो, इसकी अभिक्रिया करवा दो, है ना, हाइड्रोजन के साथ किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। तो मैंने क्या बताया था? एक हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन इधर आ जाता था, दूसरा हाइड्रोजन इधर आ जाता था और दोनों के बीच का बॉन्ड टूट जाता था। तो क्या बनता था भाई? बनता था CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, है ना, एक एल्केन का निर्माण हो जाता था। तो ये बेसिकली एक एल्कीन था, जिसको तुम बोल सकते हो एथीन, है ना, जो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एक एल्कीन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बताओ ये करा है कि नहीं अपन ने लेक्चर में? बताओ करा है सर? संकलन अभिक्रिया वही है बेटा। ये मैंने बोला था ना, क्वेश्चन के थ्रू अपन बहुत सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। और ये हमारा एथेन, जिसको तुम क्या बोल सकते हो? CH3 C2H6 लिख सकते हैं ना, ये C2H6 ही है ना, C2H6। ये हमारा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, बहुत बढ़िया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, बहुत बढ़िया।
मैं चैट्स को ऑफ करूंगा थोड़ा सा, और ये चीज को अपने को पढ़ना था बहुत प्यारे तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एथेनॉल से एथीन किस प्रकार बनाई जाती है, इससे संबंधित रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। तो एथेनॉल से एथीन कैसे बनाते थे भैया, एथेनॉल है मेरे पास CH3 CH2OH, ये रासायनिक गुणधर्म करे थे अपन ने, बहुत बढ़िया। हम क्या लेते थे बताओ, हम यहां पर लेते थे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका निर्जलीकरण होता था, क्या होता था, निर्जलीकरण होता था। तो सर जब निर्जलीकरण होता था, तो इसमें से OH जाता था, इससे H जाता था, तो क्या बन जाता था CH2, फिर से और एक और है CH2। अब इससे OH गया था, इससे H गया था, तो निकल जाता था H2, क्योंकि ये निर्जली कारक के रूप में कार्य करता था, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता था। इसको मैं बोला करता था एथीन, ये हुआ करता था हमारा जल, और ये है हमारा एथेनॉल। एथेनॉल, बहुत बढ़िया। क्या बोलते थे इसको अपन, एथेनॉल। बहुत शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसी अभिक्रिया को अपन इसके नीचे लिख लेना बेटा, है ना, बहुत प्यारे तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले की तब बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सुन, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु कैसे ऑक्साइड बनाती है। तो अधातु या तो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, उदासीन ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, यह अपन ने धातु अधातु में भी कवर करा हुआ है। तो अधातु है ऑक्सीजन से संयोग करके दो प्रकार के ऑक्साइड बनाती है, या तो अम्लीय उदासीन। अम्लीय ऑक्साइड अधातु ऑक्सीजन से संयोग करके, है ना, सहसंयोजक ऑक्साइड बनाती है, जो पानी में घुलकर अम्ल बनाते हैं। और उदासीन कुछ अधातु ऑक्साइड से संयोग कर उदासीन ऑक्साइड बनाती है। जैसे अम्लीय ऑक्साइड का एग्जांपल बता दूं, उदाहरण, इसका उदाहरण बता दे रहा हूं, CO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया, है ना, ये सब। उदासीन ऑक्साइड का बता देते, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, मैं लिख दे रहा हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो अधातु जो होती है वो कैसे, या तो अम्लीय ऑक्साइड बनाएगी, या फिर क्या बनाएगी, उदासीन ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी, उदासीन ऑक्साइड बनाएगी। तो इसके बारे में अपन ने बहुत अच्छे से चर्चा करी हुई है ऑलरेडी, है ना। आई होप सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल, है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। यार लेक्चर में अपन ने करा हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ा रहा था मैं तुम लोगों को, है ना। तो कुछ इस तरीके की होगी, देख लो भैया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना, है ना। कुछ इस तरीके की कहानी हमें देखने को मिल जाएगी। पूरा लेक्चर में अपन ने कवर करा हुआ है, उसको और अच्छे से देख लेना, तो सारी चीजें क्लियर होगी। बताओ ये क्वेश्चन करा है कि नहीं, जल्दी से बताओ, थम्स अप करो, थम्स अप करो, ये क्वेश्चन करा है कि नहीं। है ना, सिंपल सी चीज है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था। थम्स अप कर दो भाई, कह दो ना +2। बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। चलो बहुत बढ़िया, एक बार थम्स अप देख लेते हैं। 89.98% बेटा। अरे सिंपल सी चीज है, कैसे कहा था कि कार्बन है, कार्बन के पास और दो ऑक्सीजन आ गए, CO2 का बनाना है। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तुम लोगों को पता है, बाह्यतम कक्ष में 6 होते हैं, तो इसको 2 की आवश्यकता होती, तो ऑक्सीजन से 2 रख देता था। ये वाला भी ऑक्सीजन अपने 2 रख देता था, पर हर ऑक्सीजन के पास कितने होते थे, टोटल 6, टोटल 6। वैसे इस कार्बन के पास 4 होते थे, तो कार्बन क्या कर देता, अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रख दिए। इसके 8 ये हो गए, इसके 8 ये हो गए, और इस कार्बन के 8 ये हो गए, खत्म। क्या हो गया, इस तरीके से बनना था, इस तरीके से बनना था।
ओए होए होए, चलो फिर सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? संकेत सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। बेसिकली मैंने तुम लोगों को बताया था कि सल्फर जो होता था वो कुछ इस तरीके की संरचना बनाते थे कि हर सल्फर है, 1 सल्फर, 2 सल्फर है ना, 3 सल्फर, 4 सल्फर, 5 सल्फर है ना, ऐसे 8 परमाणु आ जाते थे और हर सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन अन्य 2 सल्फर के साथ अट्रैक्ट करा करता था। जैसे कि ये इसके पास 8 है, इसने एक इधर कर लिया, एक इधर कर लिया। तो कुछ इस तरीके की संरचना तो हमें देखने को मिल जाती है। बाकी लेक्चर में मैंने थोड़ा को ताज जैसी संरचना बताई है। कौन सी बनाई है? ताज जैसी संरचना बनाई है। तो वो भी तुम लोग उसको अच्छे से देख सकते हो, है ना। तो लेक्चर रिवाइज करना बहुत बढ़िया से। पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवी का चित्रण कर सकते थे? तो पेंटेन के लिए क्या बताया था भैया? C5, पेंटेन ही बोला है, सिर्फ पेंटेन बोला है। तो C5H12, 5 कार्बन बनाने हैं, 1 2 3 4 5, ये हो जाता था। फिर दूसरी संरचना क्या आ जाएगी? इस कार्बन को इधर ले आओ, तो 1 2 3 4 और यहां 5, है ना। अब तुम लोग बोलोगे सर इस कार्बन को यहां ले आओ, नहीं वो पॉसिबल नहीं था। फिर तीसरी संरचना क्या थी? 1 2 3 4 5, ऐसे 5 आ जाते थे। क्या आ जाते थे? ऐसे 5 आ जाते थे। तो ये जो है ना बेटा, ऐसी 3 संरचनाएं बनती थी पेंटेन की। तो ये क्वेश्चन है बेटा, ये देख लो। इसको मैंने क्या बोला था भैया? ये हमारा नॉर्मल पेंटेन था। इसको अपन बोला था मैंने नियो पेंटेन, और ये था हमारा क्या? आइसो पेंटेन, जिसमें एक इस तरफ CH3 आ गया था। क्या आ गया था? CH3 आ गया था, है ना। तो इन संरचनाओं को थोड़ा सा ध्यान से देखना, वही करा हुआ है मैंने जो अपन को करा हुआ है। चलो, मतलब लेक्चर की क्वेश्चन है। कार्बन कैसे 2 गुणधर्म बताओ जिसके कारण कार्बन बहुत अधिक संख्या में इसके यौगिक हमें देखने को मिल जाते हैं। तो पहला क्या है भैया? श्रृंखलन, और दूसरा क्या है भैया? चतुसंयोजकता। तो कार्बन की संयोजकता 4 है, अतः ये अपने ही परमाणुओं के साथ एकल, द्विक और त्रिक सहसंयोजक बंध बनाकर, है ना, आपस में जुड़ता है। दूसरा क्या है भैया? कैटिनेशन, श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब यह है कि लंबी लंबी कार्बन श्रृंखला, जैसे आकाश से लंबी लंबी फेंका करते हैं, वैसे ही ये भी लंबी लंबी कार्बन श्रृंखला बनाया करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ये कर लेते हैं बेटा, ये बहुत इजी है। साइक्लोपेंटेन करते हैं, है ना। तो साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। साइक्लोपेंटेन मतलब 5 कार्बन है और वो एक साइकिल बना रहे हैं। ऐसे 5 कार्बन है और क्या बना रहे हैं बेटा? वो साइकिल बना रहे हैं। ठीक है, इनको साइकिल बना दो, एक गोला इस तरीके से बनाना, ये साइकिल बन गई। अब इस कार्बन ने बताओ कितने हाइड्रोजन बनाए? इसने कितने बॉन्ड बनाए? तो 2। उसको 2 अतिरिक्त हाइड्रोजन की आवश्यकता है, तो ऐसे 2 हाइड्रोजन बना दो, 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 ऐसे 2 हाइड्रोजन बना दो। अब क्या करना है मालूम है? इसी को थोड़ा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो तुम लोगों को क्या पता है कि भैया हर कार्बन जो होता है वो जब एकल बंध बनाता है, तो एकल बंध मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं समझे? ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो जाएगा। मैं अलग अलग कार्बन के बना दे रहा हूं, ये कार्बन एक और बना दे रहा हूं, है ना। इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, एक ये इलेक्ट्रॉन इसका, ये और अब तुम देखोगे ये वाले कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा और ये वाले कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। मतलब हर बंध की जगह पे 2-2 इलेक्ट्रॉन बनाते चलो, 2-2 इलेक्ट्रॉन बनाते चलो। बहुत शानदार। वैसे ही अब फिर यहां पर देख लेते हैं, ये एक कार्बन इसके साथ ये जुड़ा होगा, यहां पर एक कार्बन जुड़ा हुआ होगा, इन दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे हो? इन दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इस वाले कार्बन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन बना दो, एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। अब इसके साथ एक और कार्बन जुड़ा हुआ है ऊपर, तो इन कार्बन के बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक इसका वाला और एक इसका वाला। नहीं समझ पा रहे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये वाला जो कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मतलब हर हाइड्रोजन के साथ एकल एकल बंध बन रहा है, हर कार्बन के साथ एकल एकल बंध बन रहा है। यही तो कहानी थी, यही तो दिखाने थे। यहां पर भी एक कार्बन आ जाएगा भैया,
यहां पर भी एक कार्बन आ जाएगा, ये इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मतलब 2 बंध हैं, तो हर बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन दोनों के बीच में भी एकल बंध थे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर। देखो खुद कार्बन, इस कार्बन को अगर तुम देखो, इस कार्बन को अगर तुम लोग देखो, क्या देखो, इस कार्बन को अगर तुम देखो, देखो इसके 8 ये हो गए, इसके 8 ये हो गए, अगर तुम ध्यान से फील कर पाओ, इसके 8 ये हो गए अगर तुम ध्यान से फील कर पाओ। और इन हाइड्रोजन के 2 2 होते हैं, ये हाइड्रोजन के 2, ये हाइड्रोजन के 2, ये कार्बन को देखोगे इसके 8 ये हो गए, अगर तुम फील कर पाओ, मतलब डेप्थ में अगर तुम लोगों ने पढ़ा है तो बहुत आसानी से बनेंगे। ये 2, ये 2, है ना, इसके 8 ये हो गए, देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, और इसके 2, ये 2, ये 2, क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसके 8 ये हो गए, तो इस तरीके से है ना, मतलब लाइक इसके 8 ये हो गए, देखो, और हाइड्रोजन के 2, ये इसके 2, इसके 8 कहां हो गए, ये 8 इसके हो गए, मतलब कार्बन का जो घेरा लग रहा है ना उससे 8 देख लो, ये इसके 2 हो गए, ये इसके 2 हो गए, खत्म। इस तरीके से बनेगा तो एग्जैक्ट संरचना कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाएगी, इस तरीके की देखने को मिल जाएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यार ये है ना, ये अगर तुम लोगों ने देखा है तो बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब ये क्वेश्चन नहीं बनेगा क्या, एक देखो कितना इजी है, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा क्या, चलो देखते हैं, है ना, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। एथोनिक अम्ल की संरचना बनानी है, तो भैया कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता था, 2 कार्बन वाला एथोनिक अम्ल, मतलब 2 कार्बन वाला अम्ल होगा। तो पहली बात तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की ये खासियत होती थी कि कार्बन डबल बॉन्ड है और इसके साथ OH, क्या है, OH है। अब इसके साथ 2 कार्बन माला बनना चाहिए, एक तो इसमें ही है, दूसरा ये रहा। अब इसके पास कितने बॉन्ड बनाए इसने, बेटा बताओ, इसने सर एक ही बनाया, तो इसको 3 हाइड्रोजन लगेंगे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ब्रोमोपेंटेन 5 कार्बन बनाने हैं, 1 2 3 4 5। अब बोल रहा है सिर्फ ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन नहीं बोला, 3 ब्रोमोपेंटेन नहीं बोला, वो उसने बोला सिर्फ ब्रोमोपेंटेन, तो पहले वाले के साथ Br लगा दो। अब बताओ इस कार्बन ने कितने बंध बनाए हैं, एक इधर एक इधर, तो 1 हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन इधर, इसने एक इधर एक इधर, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन, बहुत बढ़िया। तो ब्यूटेनॉन बोला है, मतलब 4 कार्बन वाला क्या बनाना है, उसको कीटोन बनाना है, 1 2 3 4। अब कीटोन के लिए कार्बोनिल समूह बनाते हैं सर, और कार्बोनिल समूह भी वहां बनाते हैं जहां पर दोनों तरफ कार्बन परमाणु आ जाए। तो अगर मैं बताऊं यहां, तो यहां O बना दो या यहां बना दो, दोनों तरफ बना दो। अब बताओ इस कार्बन ने कितने बंध बनाए, तुम बोलोगे सर एक ही बनाया, तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे क्योंकि टोटल 4 करने। इसने कितने बनाए सर, 4 बनाए, 2 ऊपर एक इधर एक इधर, तो इसकी तो चारों से संतुष्ट है। इसने 2 बनाए तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसने 1 बनाया तो 3 हाइड्रोजन आएंगे, खत्म, खत्म, बहुत बढ़िया। अगला बोल रहा है हेक्सेनल, हेक्सेनल मतलब 6 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 6। देखो जो ट्रिक शेयर करी है ना, 6 बना लिए। हेक्सेनल बोल रहा है, तो हेक्सेनल ये कहता था जहां पर एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड ये कहता था कि सर कार्बोनिल समूह तो हो, ठीक है, और उसके एक तरफ हाइड्रोजन है, तो कार्बोनिल समूह बनाया, उसके एक तरफ हाइड्रोजन लगा दिया। अब इसने कितने बंध बनाए, 2, इसने तो 4 हो गए, 2 ऊपर एक इधर एक इधर। इसने कितने बनाए, 2, 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसने 2 बनाए 2 हाइड्रोजन, इसने 2 बनाए 2 हाइड्रोजन, इसने 2 बंध बनाए हैं 2 हाइड्रोजन, इसने कितने बनाए, एक इधर बनाए तो बचे 3, खत्म, खत्म खत्म खत्म। तो यार एक बात बताओ, ये अपन ने लेक्चर में कवर नहीं करा क्या सारी चीजें, थम्स अप कर दो। मैं बता रहा हूं ना, कोई भी क्वेश्चन इससे बनेगा, ये अपन ने सारी चीजों को कवर करा हुआ है ना, क्वेश्चंस नए आ गए हैं, इसीलिए मैं कंसेप्ट पढ़ाया करता हूं बेटा। क्वेश्चंस तो 1000 बन सकते, कंसेप्ट हमेशा एक होता है।
यस 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 यस, है ना, बहुत बढ़िया। और इस लेवल का पढ़ाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है बेटा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, है ना। तुम एनसीईआरटी के लेवल पे बट लटके हुए हो और हालत खराब हो जाए। 93.93%, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यार ये दोनों संरचनाएं थी, इनको थोड़ा सा देख लेना, है ना। मैंने प्रिंटेड सॉल्यूशंस भी ले आया था, ठीक है, और उसको तुम लोग देख लेना, बहुत प्यारे तरीके से अपन ने कवर करा हुआ है। निम्नलिखित यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे? कुछ नहीं, जो सिखाया हुआ है इस पर ये कारण वाला है, वो बेसिकली वो है हमारा एल्डिहाइड, तो हम लिखेंगे मैथेन और प्लस अल, तो मैथेनल हो जाएगा। ये क्या है भैया? एक तरीके से एल्काइन है, 3 बॉन्ड है इसके बीच में, तो 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए अपन लिखा करते हैं हेक्स, और लास्ट में जाएगा आइन, हेक्साइन, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसका नाम क्या हो जाएगा? Br है 1 2, तो ये प्राथमिक प्रत्यय हुआ करता था, इसलिए इसको मैं लिखा करता था ब्रोमो, बताओ बताओ, एथेन, ब्रोमो एथेन। खत्म कहानी, खत्म कहानी भैया, बहुत शानदार। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या भैया? अगला क्वेश्चन क्या है? एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन बताइए, मतलब किस तरीके से परिवर्तन करेंगे, है ना। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल क्या होता है हमारा? C2H5OH। इसकी अभिक्रिया किससे करवानी पड़ती थी बताओ? या तो इसका अपन क्या करा करते थे? ऑक्सीकरण, तो बन जाता था CH3COOH, क्या बनता था? CH3COOH, एथेनोइक अम्ल, यही था। और ये हमारा क्या था? एथेनॉल, क्या था? एथेनॉल, बहुत बढ़िया। तो किससे अभिक्रिया करवा दे इसकी, बताओ? KMnO4 और K2Cr2O7 लेते थे, पोटेशियम डाइक्रोमेट और हमारा KMnO4, इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करना, ठीक है। ये पूरी अभिक्रिया अपन ने लिखी हुई है, वो उसको अच्छे से लिखना। फिर अपन क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं। अब एक और चीज है कि ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता, है ना, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का उपयोग हम करते हैं भाई वेल्डिंग के लिए। क्या ये बता सकते हैं भाई कि एथाइन तथा वायु का नहीं ले ले? तो देखो वायु के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ, है ना, वायु के अंदर ढेर सारी गैसेस होती हैं। और एक बात याद रखना, जब भी एथाइन क्या हो गया, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, वो उनका बेसिकली इनकम्प्लीट कंबशन देखने को मिल जाता है, मतलब अपूर्ण रूप से कंबशन हमें देखने को मिल जाता है ना, अपूर्ण रूप से दहन होता है। तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। अब तुम सिर्फ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा रहे हो तो ऑक्सीजन उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में, तो पूर्ण ऑक्सीकरण हो पाएगा, उसका पूर्ण दहन हो पाएगा। लेकिन अगर तुम लोगों ने धोखे से वायु ले ली, तो वायु के अंदर सिर्फ 20 से 21% ऑक्सीजन है, तो वहां पर ऑक्सीजन कम होगी, तो वहां पर अपूर्ण दहन देखने को मिलेगा। तो वायु में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होती। वेल्डिंग में पूर्ण दहन के लिए पूर्ण दहन करवाना है, अगर अपूर्ण दहन करवाना होता तो पीली कज्जली ज्वाला निकलती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन में, याद कर लो, है ना। अतः ऑक्सीजन एवं एथाइन के मिश्रण को ही वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इस मिश्रण को ऑक्सी एसिटिलीन गैस भी कहते हैं, है ना, ये भी याद रखना। और बेसिकली ये क्या होता है कि भाई इसका अगर दहन करवाना है तो अधिक मात्रा में, पूर्ण दहन के लिए अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं भैया, प्रयोगशाला में अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर करोगे? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब तुमने विनेगर की स्मेल देखी है तुम लोगों ने, उससे भयंकर होती है, तीक्ष्ण गंध होती है। पहली बात तो अल्कोहल की तुम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करवाओगे तो ज्यादातर कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर दोनों में अंतर प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट अल्कोहल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन जब भी हम एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो जब भी कोई अम्ल किसी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ना ही गैस उत्पन्न होती है। परंतु एथेनोइक अम्ल अभिक्रिया करने पर CO2 गैस रिलीज करता है। याद रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से हमारा अल्कोहल अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन हमारा एथेनोइक अम्ल करता है। तो वो अभिक्रिया भी लिख सकते हो तुम लोग बहुत प्यारे तरीके से, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑक्सीकारक क्या होते हैं भैया?
ऑक्सीकारक वे पदार्थ हुआ करते हैं जो स्वयं अपचयित होकर अन्य स्पीसीज, अन्य को ऑक्सीकृत करते हैं। तो ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देते हैं एवं स्वयं अपचयित हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए KMnO4, K2Cr2O7 है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट था। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग करके बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं, है ना? डिटर्जेंट का उपयोग करके बता सकते हो क्या? बताओ भाई, डिटर्जेंट का उपयोग करके हम नहीं बता सकते। रीजन क्या है? कि वो दोनों में झाग उत्पन्न कर देगा। साबुन का उपयोग करके बता सकते हैं कि अगर तुमने साबुन डाला और झाग उत्पन्न नहीं हुई तो वो कठोर जल है, पर डिटर्जेंट तो दोनों में कर देगा, है ना? वही चीज। अरे यार अभी पढ़ा लेने तो यार, मिस यू लगे हो। बाबू सोना चल रहा है क्या? मैं करता हूं चैट्स ऑफ। बट चलो अगला है, हम डिटर्जेंट का प्रयोग कर यह नहीं बता सकते हैं कि जल कठोर है अथवा क्योंकि ये दोनों ही स्थिति में मिशेल मतलब झाग उत्पन्न कर देता है। लेकिन साबुन का उपयोग करके बता सकते हो तुम। अगर झाग उत्पन्न होने है तो मृदु जल है साबुन के केस में। लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं, ठीक है। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं और डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की आवश्यकता क्यों होती है? देखो मिसल तो बन चुकी है और बिल्कुल सतह पर है, पर उस मिसल को अगर कपड़े से अलग करना है तो हमें झटकना तो पड़ेगा। तो बता देते हैं भैया, बता देते चलो। साबुन मेल के साथ क्रिया करके एक मिसेली संरचना तैयार करते हैं जो तेलीय मेल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाती है। अब कपड़े से चिपक जाता है, अतः उसे साफ करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये है ना, ये साबुन के अणु है, तो ये जाकर यहां पर चिपक गया। अब चिपक गया तो ऐसा लगा हुआ है बेटा, अब जब तक मैं इसको झटका नहीं मारूंगा ना तो ये अलग नहीं होगा, है ना। इसीलिए मिसाइल बन चुकी होती है, उसको अलग करने के लिए अपन झटका मारते हैं। बहुत बढ़िया। एथेन का आणविक सूत्र हमें बताना है भैया। चलो एथेन का आणविक सूत्र बता दो भैया, क्या होता है? इसके अंदर कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? पहले बना लो। एथेन के अंदर कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? रास्ते भागे पांव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। सहसंयोजी बंध बताना है, चलो बता दो, बताओ आंसर। दो कार्बन बना लो, फिर सबको एक एक हाइड्रोजन दे दो। चलो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितने होते हैं? 7। आंसर लिख देना था 7, ऑप्शन नंबर बी। 31.14% बोल रहे हैं। गलत करा क्या मैंने? 1 2 3 4 5 6 7, क्यों रे इतना बुरा करा क्या तुम लोगों ने? बाकी ये बोल रहे थे 6। अरे तुम लोगों ने बीच वाला नहीं गिना क्या? वो भी तो है। हट चिलगोजो, गलत आंसर, 7 होता आंसर। ब्यूटेनॉन में कौन सा कार्यात्मक समूह है बताओ? ब्यूटेनॉन में कौन सा कार्यात्मक समूह है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, आंसर दो। कौन सा प्रकारात्मक समूह या कार्यात्मक समूह है? हाँ भाई, मैं ख्वाब लेकर बैठा हूं 100% आंसर आएगा, और तुम लोग 31% आंसर दे रहे हो। याद दिला देते हो सर कि औकात के बारे में मत सोचो, है ना। तुम लोग याद दिला देते हो मुझे, मालिक बस
इसके बाहर मत सोचो, हम लायक नहीं है। मजाक कर रहा हूं। चलो इसके अंदर होता है कीटोन, क्योंकि लास्ट में ऑन आ रहा है ना, तो कीटोन। 80.8% बच्चे बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगले की बात करते हैं। अच्छा एक और चीज है, मतलब सिंपल सी चीज है कि अगर खाना बनाते समय बर्तन की तली के बाहर काली हो जा रही है, मैंने तुम लोगों को पता ना पीली और कज्जली ज्वाला कब जलती है, या काला पड़ जाना जब कोई चीज का, बताओ कोई तरीके, अगर कोई चीज पूरी तरीके से जल गई है तो क्या होगा वहां काला, और नहीं जली है तो काला होगा, बताओ। जब, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बताओ आंसर क्या होगा इसका। रुक जाना नहीं तू कभी हार के। अच्छा तो इसका आंसर होगा, है ना, तो इसका आंसर होगा भाई ईंधन पूरी तरीके से जल नहीं रहा है। ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। अरे यार ये तो गलत है। ठीक है बहुत बढ़िया। चलो बी और डी तो दोनों सेम आंसर थे। चलो डी वाले में आंसर दिया था। चलो उस क्वेश्चन को हटाओ, इसका बात करते हैं। CH3Cl में आवरण निर्माण का उपयोग कर सह संयोजी आवरण की प्रकृति को समझाइए। तो तुम लोगों को पता ही है भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई कि जो CH3Cl है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बेसिकली 3 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के एक परमाणु के साथ जुड़े होते हैं। मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर तुम बनाओ CH3Cl का, तो 3 हाइड्रोजन है ऐसे और एक क्लोरीन है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना, सह संयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, है ना। और इसी प्रकार क्लोरीन के बंध भी क्या होता है, सह संयोजी बंध होता है। क्या होता है, सह संयोजी बंध होता है। ठीक है अगला क्वेश्चन, है ना, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चल आगे बढ़ते हैं, अगले की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, पहली बनानी है अपने को एथेनोइक अम्ल की। तो देखो बहुत सिंपल है, मैं बताता हूं, है ना। एथेनोइक अम्ल में क्या होता है, कार्बन जो है, कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 3 हाइड्रोजन ऐसे आ जाएंगे, 1 2 3, और ये 3 हाइड्रोजन आ गए। फिर एक और कार्बन आ जाता है जिसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर एक बेसिकली एक ऑक्सीजन होता है जिसके साथ क्या होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। अब इन सभी के बीच में बंध बना लो, पहले बंध बंध बना लो। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एकल बंध, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इन दोनों के बीच में होता है एकल बंध, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और हर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, हर हाइड्रोजन के पास जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन के 6 इलेक्ट्रॉन बना दो ऐसे करके, समझ रहे हो, 2, तो ये आ गए हाइड्रोजन के 6 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। कार्बन के पास इस इन दोनों के बीच में कितने बंध होते हैं भैया, इन दोनों के बीच में होते हैं, ये कार्बन ने एक इधर बंध बनाता है और ऊपर 2 बनाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के यहां लिख देते हैं अपन। ये अच्छा, ये ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास कितने, 6, 2 2 4, और इधर 2 6 बना देगा, ये 2 6 हो गए, बहुत बढ़िया। इस कार्बन की कहानी बताएं तो इस कार्बन ने क्या करा है भैया, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, बहुत शानदार। और इन हाइड्रोजन का ये रहा भैया, हाइड्रोजन का एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इस तरीके से। तो ये 2 4, है ना, 2 6। अब कार्बन के 8 करने हैं तो 8 कर दो, देखो ऐसे करके, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 और 2 8, बहुत बढ़िया, क्लियर है, बहुत शानदार, ये 8 हो गए। इस कार्बन की बात कर लेते हैं, 4 इधर भी बंद बनाया, दुनिया 8, मतलब 6 और 2 8, बहुत बढ़िया। इस हाइड्रोजन के बोल दो, ये हो गए भैया इसके। और इस ऑक्सीजन की बात कर लो तो ये इसके 8 हो गए, इस ऑक्सीजन की बात कर लो ये इसके 8 हो गए, ये इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। H2S बिल्कुल सल्फर, ऑक्सीजन की जगह सल्फर कर दो, सल्फर के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं।
है ना। तो बाहतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हाइड्रोजन आ गए ऐसे करके, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन ये रहे, और सल्फर के 6 होते हैं, ये 2 2 4 और 2 6, तो ये 2 इसके, ये 2 इसके और ये 8 इसके, खत्म। प्रोपेनॉन है ना, प्रोपेनॉन मतलब सेम केस होगा, देखो प्रोपेनॉन का भी वही होगा, कुछ इस तरीके की संरचना में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। फ्लोरीन की भी बनाई हुई है ना। प्रोपेनॉन में क्या हो जाएगा, 3 कार्बन बनाओगे, 1 2 3, हर बंद के बाद क्या होता है, हर बंद की जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा देना, और ऑक्सीजन के पास पता ही होना चाहिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन दिखा देना। ठीक है, बहुत बढ़िया, और कुछ नहीं। समझातीय श्रेणी क्या होती है, इस क्वेश्चन को मैंने लेक्चर में भी करवाया और अब फिर से बता देता हूं कि कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजनों को एक प्रकार के प्राकारात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं, उसको हम समझातीय श्रेणी कहते हैं, है ना। जैसे कि वो हो गया हमारा मैथेन CH4 होता है, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, ये सब क्या एक समझातीय श्रेणी बना रहा है। इन सभी में CH2 का अंतर आ रहा है ना। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, चल बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर हमें एथेनॉल और अम्ल को बेसिकली अलग अलग बताना है। तो भैया भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं भैया, एथेनॉल की गंध जो होती है वो क्या होती है, बेसिकली अभिलाक्षणिक एल्कोहली गंध होती है, और जबकि हमारे एथेनोइक अम्ल की क्या होती है, एथेनोइक अम्ल की, है ना, अम्ल की गंध तीव्र होती है, काफी, कभी विनेगर सुनकर देखना। ठीक है, इनके गलनांक और क्वथनांक बेसिकली यहाँ पर दिए हुए हैं, वो थोड़े से ध्यान रख सकते हो। रासायनिक गुणधर्म में क्या होगा भैया, एथेनॉल लिटमस पेपर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और एथेनोइक अम्ल जो होता है, एथेनोइक अम्ल जो होता है वो अम्ल है भैया, तो नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले की बात करते हैं, एथेनॉल जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट से कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन एथेनोइक अम्ल जो है ना, एथेनोइक अम्ल जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर CO2 गैस को रिलीज करता है। चल आगे बढ़ते हैं। जब साबुन को, है ना, जब साबुन को हम क्या करते हैं, जब साबुन को, है ना, जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण होता है। क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायक को भी मिसेल निर्माण होता है? चल, तो भाई ऐसा नहीं होता। अब रीजन क्या है सुन लो। जब साबुन को, है ना, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल या झाग बनता है, क्योंकि साबुन में 2 सिरे होते हैं, एक लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई और दूसरा क्या हो गया हमारी, है ना, दूसरा हमारा आयनिक सिरा हो गया। तो जो जल विरोधी सिरा होता है, मतलब जो लंबी कार्बन श्रृंखला है, जो पूंछ है, वो क्या होती है भैया, जाकर चिपक जाती है, जाकर क्या हो जाती है, चिपक जाती है, किस किस से, तेल की बूंद से, किससे, तेल की बूंद से। ठीक है, बहुत बढ़िया। और बाकी हमारा जो दूसरी चीज हो जाती है ना, वो अल्कोहल के साथ नहीं होता, है ना, वो अल्कोहल के साथ नहीं होता। चलो, है ना, तो ये चीज पता होना चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ भाई, चलो आगे बढ़ते। तो साबुन को जल में डालने पर मिसेल झाग बनता है, क्योंकि साबुनों में 2 सिरे होते हैं भैया, एक क्या है, हाइड्रोकार्बन पूंछ जो जल विरागी सिरा होता है, और एक ऋणात्मक सिरा, है ना, पूंछ जल विरोधी व जल रागी सिरा होता है। ठीक है, हाँ, जला रागी सिरा होता है। ठीक है, हाँ भाई, सिर जो होता है जल रागी सिरा होता है। जब यह जल जैसे ध्रुवीय विलायक के साथ क्रिया करते हैं तो आवेशित भाग के कारण जल रागी सिरा भाग अलग हो जाता है। ठीक है, ये आ जाता है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो जाती है, जो हमने पढ़ी हुई थी ना वही। और एथेनॉल में क्या होता है, ध्रुवीय विलायक नहीं है भाई, कोई तरीके से ध्रुवीय चीज होती नहीं इसमें, है ना, इसके कारण ये देखने को हमें मिल जाता है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि जब भी कार्बनिक यौगिक जला करते हैं, जैसे मीथेन का ही दहन कर ले, है ना, एथेन का दहन कर ले, तो जो मीथेन है इसका जब हम दहन करा करते हैं, मैथेन जो है इसका जब हम दहन करा करते हैं तो प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है, साथ में बनता है जल जो वाष्प के रूप में होता है ना, और साथ में निकलती है ऊष्मा ढेर सारी, और साथ में निकलता है प्रकाश। तो यही कारण है कि इसका क्या करते हैं भैया, प्रचुर मात्रा में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो कार्बन एवं उसके यौगिक, है ना, के दहन के फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा 30 मिनट, अभी किसकी क्लास है? हाँ। तो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इनका
दहन नियंत्रित करना सरल है तथा ज्वलन ताप भी सामान्य है। इनके यौगिक को ईंधन के रूप में आसानी से उपयोग किया जाए, मतलब ऐसा नहीं कि भाई पत्थर घिसे जा रहा है और ये जल ही नहीं रहा है ना, ऐसा भी नहीं होता। इनका जो ज्वलन ताप होता है, जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, वो काफी ज्यादा बेसिकली कम होता है, इतना ज्यादा कम नहीं होता, मतलब लाइक अच्छा खासा कम होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे की बात करते हैं, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि कठोर जल उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम लवण हुआ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक तरीके से तुम देखोगे ये मैग्नीशियम लवण जो है ना, वो सोडियम को विस्थापित एक तरीके से करते हैं। ठीक है, आयन विस्थापित करते हैं। क्या करते हैं? आयन विस्थापित करते हैं। ये मैं सोच लेना विस्थापन अभिक्रिया हो गई, है ना, द्विविस्थापन एक तरीके से होता है, क्योंकि इसके साथ भी सल्फेट लवण होंगे। ठीक है, तो मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील लवण बनाते हैं, सफेद अवक्षेप निर्माण होता है। तो साबुन के साथ बेसिकली झाग क्यों नहीं होती? क्योंकि जो मैग्नीशियम आयन है ना, मैग्नीशियम आयन भी सल्फेट के रूप में होगा, SO4 के रूप में, तो ये द्विविस्थापन होती है। तो Mg कहां चले जाता है? Mg Na की जगह चला जाता है और एक अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है, एक अवक्षेप का निर्माण होता है ना। तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखना, सफेद अवक्षेप टाइप का बनता है। चलो, यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला से साबुन की जांच करेंगे तो क्या परीक्षण होगा? साबुन जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होता है। तो जब क्षारीय प्रकृति है तो भैया क्या हो जाएगा? लाल क्या हो जाएगा? नीला। तो साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता भैया? नीला कर देता है। क्लियर है? बहुत शानदार। तो यार ये चीज है जो है मैंने तुम लोगों को सिखाई। आई होप सारी चीजें तुम लोगों को बहुत अच्छे से आ गई होगी, अच्छे से आ गई होगी। क्लियर है? मजा आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, थम्स अप कर दो, देख लेते हैं भैया कितना मजा आ गया तुम्हें। थम्स अप कर दो। मतलब जो बताया है ना, वही चैप्टर में अपन ने जो पढ़ा है वही थ्योरी यहाँ पर आ गई। तो अगर नहीं बन रहा है तो एक बार वो चैप्टर के क्वेश्चंस जरा देख लो, फिर मजा आ जाए। चल, चल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए हाइड्रोकार्बन, है ना, मतलब C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, C3H6 हो गया, C2H2 हो गया एवं CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होगी? तो संकलन अभिक्रिया उसमें होती है जिसमें जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो, क्योंकि असंतृप्त को ही संतृप्त बनाते हो। तो तुम देखोगे ये हमारे पास क्या हो रहा है? एक एल्कीन है, क्योंकि CnH2n है ना। CnH2n क्या होता है? सॉरी, एल्केन है। एल्केन क्यों? डबल से 2 ज्यादा है, ये जस्ट डबल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये तो एल्केन हो गया। ये एल्कीन, ये भी क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा, क्योंकि डबल से 2 ज्यादा है। ये क्या हो जाएगा? C3H6 जस्ट डबल है, CnH2n, तो एक एल्कीन हो गया, ये सही। ये क्या हो जाएगा? एक एल्काइन हो जाएगा, ये भी सही। ये क्या है? CnH2n-2, एल्काइन हो गया, डबल से 2 कम। ये क्या हो गया? एक एल्केन हो गया। तो ये दोनों ही हमारे करेक्ट आंसर होने वाले। 90.37%। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैंने बताया ना, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों से मैंने आज बोल दिया था कि भाई आज आना क्लास में, है ना, तो इनका बैकलॉग बहुत ज्यादा था, इसके कारण थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले के बारे में चर्चा करते हैं। तो भैया C2H2 है ना, और C2H6 जो C3H6 जो है, ये क्या होने वाले हैं? बेसिकली हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होने वाले हैं। इसी के कारण से ये क्या होंगे हमारे? बेसिकली इनके अंदर संकलन अभिक्रिया देखी जा सकती है। चलो अगला है, मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच में रासायनिक अंतर को समझाने के लिए एक परीक्षण लिखिए। सीधी बात, हाइड्रोजनीकरण कर दो, है ना। तो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, इसको अलग लैंग्वेज से दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन भी लेकर आया। तो देखो ध्यान से कि भैया जब मक्खन एवं संतृप्त खाद्य तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, मतलब मक्खन जो होता है संतृप्त होता है और जो खाद्य तेल होता है वो क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इनमें ब्रोमीन जल कड़े सहायता से अंतर किया जा सकता है, मतलब ब्रोमीन जल के सहायता से हम कर सकते हैं। मक्खन व तेल गर्म करें, ठीक है, और इनके अंदर कुछ बूंदे अपन ब्रोमीन जल की डाल दें, तो मक्खन में कार्बनिक यौगिक है ना, इसकी इस प्रकार तेल में डालने पर ब्रोमीन जल का रंग उड़ जाता है और यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो बेसिकली जो मक्खन होता है वो क्या है हमारा? बेसिकली संतृप्त है। क्या है? संतृप्त। तो उसके अंदर तुम डालोगे तो बेसिकली क्या होगा? वो जो होगा है ना, उसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही तुम किसके अंदर डालोगे से ब्रोमीन जल को डालोगे तेल के अंदर, तो वहां पर क्या होगा? उसका रंग उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? रंग उड़ जाएगा।
ठीक है, तो ये परीक्षण था, यानी एक थ्योरी थी, याद करना चाहिए। साबुन की क्रियाविधि को समझाना है तो साबुन की क्रियाविधि अपन ने करा ही था, है ना। साबुन की क्रियाविधि हमने करी ही थी, मैं बता देता हूं कहां पर, यहां पर जब मैंने मिसाइल पढ़ा रहा था ना, वहीं पर मिसाइल पढ़ा रहा था ना, वहीं पर मैं इसको कवर करवाने वाला था। यहाँ थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, हाँ यहाँ। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, साबुन के अंदर दो अणु के अंदर दो सिरे होते हैं। साबुन अणु के अंदर कितने सिरे होते हैं, दो सिरे होते हैं। पहला क्या होता है भैया, जलरागी सिरा, दूसरा जल विरोधी सिरा। तो एक जल विरोधी सिरा जो होता है और दूसरा जलरागी होता है। जल विरोधी सिरा कपड़ों में लगी मैल के साथ चिपक जाता है, परंतु जलरागी सिरा जल के अणुओं के साथ चिपक जाता है। इसी क्रिया के कारण झाग मतलब मिसेल निर्मित होते हैं, और इस झाग में साबुन के अणु एक गोलाकार आकार में व्यवस्थित हो जाते हैं, है ना। इसका ध्रुवीय भाग क्या होता है, बेसिकली COONA, है ना। तो इसके नीचे मिसेल की संरचना भी बना देना तो और ज्यादा मजा आ जाए। किसकी संरचना बना देना, मिसेल की संरचना बना देना तो और ज्यादा मजा आ जाए। चल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यार यही कहानी थी, है ना, जो मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कशन करा, है ना, बहुत प्यारे तरीके से। बाकी इसके बाद क्या होगा, रिवीजन होगा। क्या होगा, रिवीजन होगा। क्या होगा, रिवीजन होगा। तो रिवीजन में अपन और सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ये पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अपन ने निपटा दिए। क्या करवा दिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है वो हमने क्या कर दिए, यहाँ पर निपटा दिया भाई, खत्म। ठीक है, हाँ भाई, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमने क्या कर दिए भैया, निपटा दिए। क्लियर है, बहुत शानदार। तो यार बहुत सारी चीजें थी जो मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस करी, है ना। अब टाइम आ चुका है ना, ज्यादा समय हमारे पास है नहीं, तो लेट्स वीडियो कॉल, है ना। और अब वो समय आ चुका है जहां पर पूरा सिलेबस एंड हो चुका है, और अब विदा करने का समय आ गया। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर बेटा रिकॉर्डेड वन शॉट मिल जाएगा तुम्हें पूरा की पूरा, है ना, वो मिलने वाला है। बिहार बोर्ड के में सिलेबस में है वो, बैच पर ही रिवीजन होगा, बिल्कुल होगा रिवीजन। प्लानर अभी कुछ समय बाद शेयर हो जाएगा। एंड अब वो समय आ चुका है कि भाई अलविदा कहा जाए बहुत प्यारे तरीके से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मिस यू बेटा, मिस यू ऑल। फिजा, मयंक, सादगी, आकाश, नैन्सी, मिस यू बेटा, मिस यू। चलो तो यार एक बार वीडियो कॉल लगा लेते हैं। अब ये मत कहना भाई कि मेरे को नहीं आया तुमको आ गया ऐसा, ठीक है। चलो तो मैं ट्राई कर रहा हूँ सबको वीडियो कॉल करने का। चलो देखते हैं कितने बच्चे आ रहे हैं। चलो एक बार मैं बोल देता हूँ बाहर वीडियो कॉल का। वीडियो कॉल का देख रहा हूँ, यहाँ आवाज आएगी ना। आ रही है बेटा आवाज, हेलो 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 हेलो। कर रहे हैं बेटा, आ जाओ। मैं सबको कर रहा हूँ भाई, जो जो सब आ जाए, ठीक है। जितने बच्चों को पहुंच रहा है मैंने सबको कर दिया। देखो नीचे तरफ से भी कर दिया मैंने। चलो चलो चलो, हेलो बेटा, आवाज आ रही है। स्टूडियो पर्सन कहाँ है यार, एक सेकेंड। वीडियो कॉल, आवाज आ रही है बेटा। बस एक सेकेंड वेट कर लो थोड़ा सा।
हेलो। लग गया फिर। अब हो गया क्या? चल जाइए अब कर सकते हैं। चल अभी भी अटकी हुई लग रही। सर अटक अटक जा रहा है। हाँ अब चल रहा है शायद। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करके। लो भाई अब आ जाए शायद। हम्म। सर क्लियर है सब। अरे बेटा अब क्या करें, टेक्निकल इशू में कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। क्या नाम है बेटा आपका? हेलो 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 हेलो। क्या नाम है आपका? नाम भी नहीं दिख रहा बेटा। सर निशा। निशा। बेटा चेहरा तो दिख नहीं रहा आपका। निशा शायद नीचे हो गई। ये हटी गई शायद। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। बाकी यार यही है ना। आ, मैं वही सोच रहा था, लास्ट 3-4 क्लास में यही इशू हो रहा है, वीडियो कॉल और ये सब का। ठीक है। और उसमें मेरे को इतना नॉलेज नहीं है सबका। और चलो भाई, यहाँ कुछ सिलेक्ट होना था। नहीं ना। देखते हैं ये लास्ट टाइम करके, फिर नहीं तो एंड ही करते हैं। नहीं आ रहा है। क्यों आएगा? आइए बस। हम्म, हाँ वही वही वही। ठीक है ठीक है ठीक है सर, हैक हो गया। चलो भाई यही सब था, है ना। और ज़्यादा अब टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है। मिलते रहेंगे भाई, होना था लास्ट क्लास में तो यही होना था, हो जाने दो। ठीक है। और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। अब रिवीजन होगा ऐप पर ही होगा, है ना। योद्धा सीरीज भी आ चुकी है तो उसमें भी हम मिल लेंगे बहुत प्यारे तरीके से। मैंने बताया था ना कि बेटा, जो बताऊं, एक सफर हम जब शुरुआत करते हैं, किसी सफर की शुरुआत करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि वो सफर हमें ऐसा लगने लगता है कि यार भाई बहुत ही सुहावना है, मजा आ गया। क्योंकि देखो, कभी किसी सफर को तुम तय कर रहे हो, मान लो यहाँ से तुम घर से निकले हो और कश्मीर जा रहे हो, तो तुम 24 घंटे मन में ये लेके बैठे हो कि यार मुझे कश्मीर जाना है, कश्मीर जाना है, कश्मीर जाना है, कश्मीर पहुंचूंगा तो ये करूंगा, कश्मीर पहुंचूंगा तो वो करूंगा। इस तरीके की अगर चीजें सोचते हुए जा रहे हो ना, तो तुम सफर का कभी मजा नहीं ले पाते। लेकिन ये जो सफर था ना, जब हमने शुरुआत करी थी तब हमने इतना नहीं सोचा था, लेकिन बीच सफर में हमने क्या ही मजे करे, इतने ज्यादा हम एक दूसरे से इमोशनली अटैच हो गए कि आज हमें इतना बुरा लग रहा है कि भाई, है ना, एक बार बाय कहने में भी हमें बहुत ज्यादा सोचने को पड़ रहा है। तो यार बहुत ज्यादा मजा था, है ना। और मैंने तो बहुत मजे किए भाई तुम लोगों के साथ, सच में मेरा फेवरेट बैच है, इससे ज्यादा और मैं कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है। ट्राई करा था यार, वीडियो कॉल का हो नहीं पाया। और ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 हमें मिलने वाला है। सर सॉन्ग, सॉन्ग तो भाई छोड़ो,
है ना, अभी हालत में नहीं है सॉन्ग गाने की हम। सॉन्ग शायरी, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर यही सब था, ठीक है, यही सब था, और मिलते हैं। बताओ कौन सी शायरी सुनोगे? अच्छा बताओ, शायरी 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 कौन सी सुनोगे? गाना ही गाना है इनको। सर गाना गा दूं मैं? गाना गा दूं मैं? अरे तो सर बताओ, आप चले जाएंगे क्या बाहर? तो गाते बनता नहीं मेरे से। गाना गाना है, ठीक है ठीक है। तो वही गाना गाते हैं भाई जो शुरुआत में हमने करा था, जिससे सफर से शुरुआत हुई थी हमारी। कौन सा था? रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्या सोचना है जाना कहाँ, जाए वहीं ले जाए जहां बेसब्रियां। तो यार इसी के साथ मैं लूंगा आप सभी से विदा, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, मचाते रहो, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड मिलेगा, जो पूरे की पूरे एक चैप्टर होगा, है ना। पर जो हमारा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसका होगा। और बहुत ज्यादा मजा आया, है ना। मैंने बताया ना कि ये जो सफर था, है ना, इसको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। सबसे ज्यादा फेवरेट ये बैच मेरा रहा है। और यार अब समझ जाओ, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बच्चों।